सेक्शन 194 सी को समझने के लिए हम पहले देखेंगे कि डिडक्टर कौन होना चाहिए। ये पॉइंट्स होते हैं जिससे हम टीडीएस को चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि डिडक्टर कौन होना चाहिए, डिडक्टिव कौन होनी चाहिए, एप्लीकेबिलिटी कब एप्लीकेबल होगा टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स, थ्रेशोल्ड उसकी लिमिट क्या होगी कि क्या लिमिट तक टीडीएस काटना है या नहीं काटना है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, नॉट एप्लीकेबल, किन केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सब पॉइंट्स हम समझेंगे। तो हम देखते हैं सेक्शन 194 सी का लीगल प्रोविजंस, उसके बाद हम वो पॉइंट्स को समराइज करेंगे, ठीक है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, सेक्शन 194 सी सबसेक्शन 1, एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट, पेमेंट करने वाला कौन होगा, कोई भी हो सकता है, रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो जो डिडक्टर है, मतलब जो पेमेंट करने वाला है, वह रेजिडेंट भी हो सकता है या फिर नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है फॉर पेइंग एनी सम, कुछ भी पेमेंट करेगा टू एनी रेजिडेंट, किसको पेमेंट करेगा, रेजिडेंट को। तो डिडक्टिव कौन होना चाहिए, हमेशा रेजिडेंट। तो आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर डिडक्टिव नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा। डिडक्टिव अगर नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में सेक्शन 194 सी एप्लीकेबल नहीं होगा, उस केस में सेक्शन 195 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ईयर इन आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर टू एज द कॉन्ट्रैक्टर। तो हम जो डिडक्टिव है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो हम ब्रैकेट में यहां वर्ड यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, या सब कॉन्ट्रैक्टर। तो डिडक्टर रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, जो पेमेंट कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को। और डिडक्टिव जिसको पेमेंट कर रहे हैं हम, डिडक्टर जिसको पेमेंट करेगा वह डिडक्टिव होगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठीक है, वह रेजिडेंट होगा, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा 194 सी। किसके लिए पेमेंट करेगा, फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, किसी भी काम के लिए कुछ पैसा देगा कोई भी पर्सन किसी रेजिडेंट को, तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इन परसुएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, उनके बीच कोई एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द स्पेसिफाइड पर्सन शैल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू, ठीक है। तो डिडक्टर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट हो सकता है, जो पेमेंट करेगा डिडक्टिव कॉन्ट्रैक्टर को जो कि रेजिडेंट होना चाहिए, तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अभी किस लिए पेमेंट करेगा, इनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, डिडक्टर एंड डिडक्टिव के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी भी काम को कराने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए डिडक्टर डिडक्टिव को पेमेंट करेगा, ठीक है। तो उस टाइम इसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा डिडक्टर को, ठीक है। अभी हम एक पॉइंट यहां लिखते हैं, रेट ऑफ टीडीएस, ठीक है, रेट ऑफ टीडीएस, कि टीडीएस रेट क्या होगा। तो टीडीएस रेट 1% होगा और 2% होगा। 1% कब होगा, अगर डिडक्टिव को देखेंगे, ठीक है, डिडक्टिव अगर इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है तो 1%, अगर इसके अलावा है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो 2% टीडीएस रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टीडीएस रेट हो जाएगा। और 20% टीडीएस रेट होगा किन केस में, अगर पैन डिडक्टिव का पैन, चाहे वह इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या इसके अलावा हो, ठीक है, डिडक्टिव का पैन इनवैलिड है या तो पैन नहीं है, नो पैन है, या फिर पैन
इनऑपरेटिव है। ड्यू टू, किस लिए इनऑपरेटिव है कि अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो, है ना, तो वह इनऑपरेटिव हो जाता है। तो इन केस में 20% टीडीएस आपको डिडक्ट करना होगा। ठीक है, अगर पैन नहीं है या इनऑपरेटिव है तो 20% टीडीएस रेट होगा। तो ये टीडीएस रेट हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं सेक्शन को। 1% ये रेट हो गया, टीडीएस काटना होगा। ठीक है, सेक्शन 2 में लिखते हैं, सब सेक्शन 2 में ये लिखते हैं कि अगर आपने वो पेमेंट किसी सस्पेंस अकाउंट के नाम पे दिखा दिया तो भी आपको टीडीएस काटना ही होगा। ठीक है, सब सेक्शन 3 में क्या बता रहा है कि अगर कोई भी काम करने के लिए इनवॉइस इशू कर रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में मटेरियल भी इंक्लूड है, तो अगर मटेरियल को अलग से दिखाया है सेपरेटली तो उस अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटना है। अगर वो मटेरियल का अमाउंट अलग से शो नहीं है इनवॉइस पे तो आपको टोटल इनवॉइस के अमाउंट पे टीडीएस काटना है एप्लीकेबल रेट के हिसाब से। ठीक है, वेयर एनी सम इज पेड और क्रेडिटेड फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क मेंशन इन सबसेक्शन सब क्लॉज ई ऑफ the explanation tax shall be deducted at source on the invoice value excluding the value of material if such value is mentioned separately in the invoice। अलग से दिखाया है मटेरियल का अमाउंट तो उस पर टीडीएस नहीं काटना है। अगर मटेरियल का अमाउंट अलग से नहीं दिखाया है तो टोटल इनवॉइस वैल्यू पे टीडीएस काटना है। ठीक है, नेक्स्ट है no individual HUF shall be liable to deduct income tax on the sum credited paid on the account of contractor where sum is paid or credited exclusively for personal purpose। अगर आप इंडिविजुअल है, HUF है, सपोज कोई इंडिविजुअल पेमेंट करता है किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपने घर को पेंट कराने के लिए या घर का कुछ काम करवाने के लिए, ठीक है, तो पर्सनल पर्पस हो गया, तो उस केस में टीडीएस डिडक्शन नहीं करना है। ठीक है, Subsection 5 and no deduction shall be made from the amount of any sum credited। अभी देखते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं सिंगल पेमेंट पूरे साल में 30,000 से ज्यादा नहीं है तो आपको टीडीएस नहीं काटना है, और अग्रीगेट पूरे साल में अगर 1 लाख से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं काटना है। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगी। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगी ₹30,000 अगर सिंगल पेमेंट है तो, या फिर ₹1 लाख अगर अग्रीगेट पेमेंट। एग्रीगेट पेमेंट्स। ठीक है, सिंगल पेमेंट का मतलब हो गया सपोज डिडक्टी को पेमेंट करता है 29,000 या 30,000 तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, ये सिंगल पेमेंट हो गया। ठीक है, मतलब सपोज कोई पर्सन पूरे साल में किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है 29,000 30,000 तो उस केस में टीडीएस डिडक्शन नहीं करना है। ठीक है, फिर 25,000 फिर 25,000 तो ये टीडीएस डिडक्शन नहीं करना है, यहां पे टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि सिंगल 30,000 से ज्यादा नहीं हो रहा है। ये सिंगल फाइनेंशियल ईयर में, सपोज फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये पेमेंट कर रहा है। ठीक है, 29,000 पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटना है। 30,000 पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटना है। ठीक है, फिर वापस 25,000 पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 25,000 पेमेंट किया तो टीडीएस काटना पड़ेगा क्योंकि ये पेमेंट आप देखेंगे सम 1 लाख से ज्यादा हो रहा है, एग्रीगेट लिमिट है 1 लाख की पूरे साल में। ठीक है, तो यहां पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा एप्लीकेबल रेट से। कौन से अमाउंट पे? पूरे अमाउंट पे। ठीक है, 1,09,000 पे यहां पे टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सपोज रेट अपना 1% है तो 1% के हिसाब से 1,09,000 पे 1090 टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ठीक है,
तो ऐसे ये थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगी, तो इसके हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट को कंसिडर करते हुए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई पर्सन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी चला रहा है, मींस वह बिजनेस है उसका, प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरीज, ठीक है, मतलब गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करता है, मतलब ट्रक चलाने का काम करता है, ठीक है, और उसके पास 10 या उससे कम गुड्स कैरीज है, मतलब 10 या उससे कम ट्रक्स है उसके पास जो ओन करता है पूरे साल में कभी भी, तो वह अगर डिक्लेरेशन देता है पैन नंबर के साथ, तो उस केस में टीडीएस नहीं काटना है। तो नॉट एप्लीकेबल कब हो जाएगा? जब पर्सन डिक्लेरेशन देता है अंडर 194 सबसेक्शन 6 में, ठीक है, तो टीडीएस नहीं काटेगा, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। आगे देखते हैं, द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग क्रेडिटिंग एनी सम, ये आपको रिटर्न में फिर डिस्क्लोज करना होगा जब आप फॉर्म नंबर 26 क्यू रिटर्न फाइल करेंगे टीडीएस का, ठीक है। तो डिडक्टर को जिसका टीडीएस नहीं काटा है उसको डिक्लेरेशन दिया है उसने, तो उस केस में भी उसको रिटर्न में डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है। फिर अभी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जिसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिडक्टर कौन होगा, किसको टीडीएस काटना है, वह स्पेसिफाइड पर्सन, उसका मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, मतलब जो पेमेंट करने वाला है कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं कि ये लिस्ट है, इनको टीडीएस डिडक्शन करना होगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड, एनी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी अथॉरिटी, एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, एनी ट्रस्ट, एनी यूनिवर्सिटी और एनी गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन स्टेट, ठीक है, एंड एनी फर्म, फर्म मींस पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी दोनों इंक्लूड है इसमें। तो कोई भी फर्म, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी या कंपनी पेमेंट करती है किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो उस केस में टीडीएस काटना मैंडेटरी है। और ऊपर जो लिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो उन सभी को टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी और बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनको टीडीएस कब काटना है? अगर ये ऊपर किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं एंड इनका टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर अगर बिजनेस है तो 1 करोड़ से ज्यादा है, या प्रोफेशन में है तो 50 लाख से ज्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई को टीडीएस डिडक्ट करना होगा अंडर सेक्शन 194 सी में, ठीक है। तो अगर जो पेमेंट कर रहा है डिडक्टिव कॉन्ट्रैक्टर को, पहले तो वह रेजिडेंट होना, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, और वह इंडिविजुअल है, तो देखना पड़ेगा कि पिछले साल में उसका टर्नओवर, अगर बिजनेस कर रहा है तो टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है उसको, या फिर प्रोफेशन में है तो उसका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो उसको टीडीएस काटना होगा, ठीक है। तो ये आपको चेक करना होगा। गुड्स कैरीज का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर शेल इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट, वर्क का डेफिनेशन दिया हुआ है, वर्क में इंक्लूड है इंक्लूसिव डेफिनेशन में, तो ये लिस्ट है ही, इसके अलावा भी सब इंक्लूसिव है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी के साथ, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, कैरीज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन रेलवेज, मींस आप रेलवे से कोई भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, तो जो आप पेमेंट करेंगे रेलवेज को, इंडियन रेलवेज को, तो उस पे आपको टीडीएस नहीं काटना है सेक्शन 194 सी में, तो ये आपको ध्यान रखना है। या फिर कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी को, तो उस पे टीडीएस काटना है, वो भी इंक्लूड है वर्क की डेफिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आप किसी पर्सन को गुड्स देते हैं और बोलते हैं कि इस सप्लाई करते हैं उसको, गुड्स देते हैं, ठीक है,
कि मेरे को ये स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर, ठीक है। मतलब कोई भी पर्सन कुछ काम करता है और मटेरियल लेता है उसी कस्टमर से, ठीक है, और उसको वह काम करके मटेरियल रिटर्न करता है, ठीक है। तो उस केस में टीडीएस काटना होगा 194C में। दूसरा, बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड नहीं होगा कब कि अगर वह पर्सन काम करके दे रहा है लेकिन वह परचेज करता है मटेरियल बाहर से, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम अ पर्सन अदर देन सच कस्टमर और एसोसिएट्स ऑफ सच कस्टमर, मींस उस केस में आपको टीडीएस नहीं काटना है 194C में। और नेक्स्ट है, अगर आपका टीडीएस 194J में काट रहे हैं आप, तो 194C में आपको टीडीएस नहीं काटना है, ठीक है। तो ये केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नेचर ऑफ पेमेंट हमने चेक कर लिया है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी आपको ऐसे चेक करना होगा कि डिडक्टर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट हो सकता है। डिडक्टी अगर नॉन रेजिडेंट है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट को चेक करना है कि अगर लिमिट के अंदर पेमेंट्स है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। इंडियन रेलवे को पेमेंट कर रहे हैं तो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है। फिर रेट ऑफ टीडीएस हमने डिस्कस कर लिया है।